वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए आवेदन हो रहा है दोस्तों, और फॉर्म आपको कहां पर ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है, किन किन जगहों पर छात्र गलती कर रहे हैं या कर सकते हैं, बताऊंगा मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में। गलती करने से पहले यदि आपको पता चल जाए कहां पर मिस्टेक हो सकता है तो गलती आपसे फॉर्म भरते समय नहीं होगी। तो बने रहिएगा इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। सारी जानकारी आपको दी जाएगी ओटीआर से लेकर एलटी ग्रेड में जहां जहां आपका मिस्टेक हो सकता है और फॉर्म के रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। तो वीडियो को देखिएगा बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों बात करेंगे एलटी ग्रेड की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। एलटी ग्रेड प्री में टोटल 150 सवाल आएंगे, जहां पर 30 जीएस के सवाल होंगे, 120 आपके विषय का क्वेश्चन होगा। तो ये बुक आप देख रहे हैं जीएस वाला, साथ ही साथ विषयवार भी इनकी बुक्स अवेलेबल है, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो जीएस का पूरा जो सिलेबस है आपको इसी एक बुक में देखने को मिल जाएगा। 1800 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्नों का समावेश है। 2019 का जो पिछला एग्जाम हुआ था उसका सॉल्व भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पूरा सिलेबस एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो समान अध्ययन तो अवेलेबल है ही चक्षु प्रकाशन का, इनकी विषयवार बुक भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। एलटी हिंदी, गृह विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान, इंग्लिश, साथ ही साथ कला, संस्कृत, कंप्यूटर की बुक्स अवेलेबल है। यदि आपको ये बुक्स लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर ये ऑफलाइन मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि आप कोई मिस्टेक कर दें तो उससे फॉर्म रिजेक्ट ही हो जाए, लेकिन बहुत बार प्रॉब्लम होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। आपने कोई जानकारी गलत भर दी है और उसका प्रूफ आपके पास नहीं है तो फिर डीवी के समय आप फंसते हैं, फिर आप एफिडेविट देते हैं। कई बार मेजर मिस्टेक है तो डीवी से आप बाहर भी हो सकते हैं, और कुछ मिस्टेक से तो फॉर्म ही रिजेक्ट हो सकता है। तो मेन मुद्दा ये है कि फॉर्म में गलती ना हो, ताकि आगे चलकर किसी भी चरण में आपको समस्या ना आए। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, ठीक है, तो यूपीपीएससी को आपका नाम नहीं पता है कि आपका क्या नाम है, आप कुछ भी लिख देंगे, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा प्री का और आप एग्ज़ाम भी दे लेंगे। लेकिन जब डीवी में आप जाएंगे तब समस्या होगी, क्योंकि आपके मार्कशीट में कुछ और होगा और आपके आवेदन में कुछ और होगा। साथ ही साथ मेंस से पहले आपसे डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाते हैं, फिर से आवेदन होता है प्री रिजल्ट के बाद, वहाँ पर भी आपकी डिटेल्स चेक होती है। तो इस वजह से मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। अब ओटीआर करते समय नाम फिल करना होता है और यहाँ पर 3 स्टेप में नाम भरना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अब यहाँ पर भी छात्रों से गलती हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों रूल ये है कि यदि आपके नाम में सिर्फ एक वर्ड है, जैसे मान लीजिए श्याम, सिर्फ आपका नाम श्याम है, तो आप बस फर्स्ट नेम में श्याम लिख देंगे, मिडल और लास्ट नेम आप छोड़ देंगे। क्योंकि फर्स्ट नेम में देखिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, तो ये जानकारी तो आपको भरनी ही है, इसके बिना फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन मान लेते हैं कि आपके नाम में 2 वर्ड हैं, श्याम कुमार, तो आप फर्स्ट नेम भरेंगे और लास्ट नेम भरेंगे, मिडिल नेम छोड़ देंगे, क्योंकि 2 ही शब्द आपके नाम में है। लेकिन मान लीजिए आपके नाम में 3 शब्द है, श्याम कुमार सिंह, ऐसे में आपको क्या करना है, श्याम फर्स्ट नेम, कुमार मिडिल नेम और सिंह लास्ट नेम, इस तरीके से आपको यहाँ भरना है। कैटेगरी में कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हम अदर स्टेट के हैं तो हमको कैटेगरी में क्या सेलेक्ट करना है। यूपी वाले तो अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं। रिजर्वेशन सिर्फ उत्तर प्रदेश के छात्रों को मिलेगा, लेकिन जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, चाहे आप EWS हों, SC हों, ST हों, OBC हों, आपको बस पहला वाला ऑप्शन जनरल ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि अदर स्टेट को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो आप जनरल पर क्लिक करके अपने फॉर्म को भर लीजिएगा। इसके बाद फॉर्म में आगे पूछता है ओटीआर में ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, ठीक है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आता है, एक नो का आप यहाँ देख सकते हैं और एक करेंटली वर्किंग का। तो प्रेजेंट टाइम में यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तभी आप यहाँ पर करेंटली वर्किंग पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। यदि आप यहाँ पर यस करते हैं तो अपना करंट स्टेटस आप उसकी डिटेल देंगे, नो कर देंगे तो फिर आगे आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि आप पहले नौकरी कर रहे थे, छोड़ चुके हैं प्रेजेंट टाइम में, तो आपको नो ही करना है। करेंटली वर्किंग वही सेलेक्ट करेगा जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है। तो ये भी आपका डाउट यहाँ से क्लियर हो गया। एक डाउट बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हमने तो एग्जाम सेंटर की डिटेल भरी ही नहीं, हमारे फॉर्म में
परीक्षा केंद्र संबंधी कोई जानकारी आई ही नहीं थी, क्या हमसे कोई मिस्टेक हो गई है? तो दोस्तों फॉर्म भरते समय एग्ज़ाम सेंटर की कोई भी जानकारी नहीं भरनी है, कोई भी ऑप्शन है ही नहीं एग्जाम सेंटर संबंधी। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपका फॉर्म बिल्कुल सही है। यूपीपीएससी किसी भी भर्ती में एग्जाम सेंटर नहीं मांगता है, जो आपका एड्रेस है यहीं से आपका एग्जाम सेंटर डिसाइड होगा। एड्रेस में आप स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील सब कुछ फिल करते हैं। अब यूपीपीएससी डिसाइड करेगा कि आपको एग्ज़ाम सेंटर कहाँ देना है, आपके होम डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग। ज़िले में आप पेपर देंगे, मंडल में देंगे, बाहर दूसरे ज़िले में देंगे, दूसरे मंडल में देंगे, वो यूपीपीएससी डिसाइड करेगा, वो उनकी खुद की पॉलिसी है। ठीक है, तो सेंटर आपको फिल नहीं करना था। अब दोस्तों एड्रेस में आपको परमानेंट एड्रेस भरना है और इसके नीचे करस्पॉन्डेंस एड्रेस आता है। परमानेंट का मतलब है कि यहाँ पर आपका घर है, जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में है, निवास प्रमाण पत्र में है, वो आपका परमानेंट हो गया। और करस्पॉन्डेंस का मतलब मान लीजिए अभी आप फिलहाल अपने परमानेंट एड्रेस पर नहीं रह रहे हैं, कहीं बाहर रहते हैं, रूम लेके रहते हैं, तो वो आपका करस्पॉन्डेंस या मेलिंग एड्रेस होता है। अब एड्रेस में एक ऑप्शन यहाँ पर दिखता है सीओ का, इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं। सीओ का फुल फॉर्म होता है केयर ऑफ, जैसे एसओ होता है सन ऑफ, डीओ होता है डॉटर ऑफ, वैसे ही सीओ होता है सन ऑफ। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि यहाँ पर स्टार नहीं बना है, तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं यदि ये एप्लीकेबल नहीं है आपके ऊपर। है क्या ये? सीओ का मतलब केयर ऑफ है, यानी कि आप किसके केयर ऑफ में रह रहे हैं और ये जानकारी एड्रेस में मांगी जा रही है। यानी कि मान लीजिए कि आप अपने फादर मदर के केयर में नहीं हैं, बल्कि अंकल हैं कोई, उनके साथ आप रहते हैं, तो आप उनका नाम लिख सकते हैं। कोई आपके रिलेशन के हैं, आप उनका नाम लिख सकते हैं। जो फीमेल हैं, मैरिड, जो विवाहित महिला यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम लिख देंगी। तो ये ही मतलब है केयर ऑफ का। कोई रेंट लेकर रहता है, परमानेंट घर नहीं है, तो आप यहाँ पर अपने मकान मालिक जो लैंडलॉर्ड हैं उनका नाम लिखेंगे। या फिर घर आपका है, सब कुछ आपका गांव में कहीं है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप कहीं शहर में तैयारी के लिए रूम लेके रहते हैं, तो करस्पॉन्डेंस वाले सीओ में आप अपने लैंडलॉर्ड का नाम लिख सकते हैं। और जिन्होंने यहाँ पर अपने फादर या मदर का नाम लिख दिया है, तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, कोई भी समस्या इससे नहीं आएगी। यदि आपने अपना भी नाम यहाँ पर लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एड्रेस में यदि कोई माइनर मिस्टेक हो भी जाती है, लीजिए विलेज या पोस्ट ऑफिस के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, माइनर मिस्टेक चल जाता है। इसके बाद आपको एड्रेस भरना है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। तो आप यहाँ पर सिंपली विलेज और पोस्ट लिख सकते हैं। जिला वगैरह तो आगे आप खुद सेलेक्ट करेंगे, तो ये तो सेलेक्ट आपको करना ही करना है, इसके बिना फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो कोशिश करें कि एड्रेस में वो इन्फॉर्मेशन भरें जो यहाँ पर आपको सेलेक्ट नहीं करना होता है। जैसे स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील करना है, गांव का नाम भी आपको सेलेक्ट करना ही होता है। तो इस हिसाब से आपको अपना एड्रेस भरना है। शहर में रहते हैं तो मोहल्ला, सड़क का नाम, कॉलोनी का नाम, गाँव में है तब तो आपको अपने गाँव का नाम यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पर भी स्टार नहीं बना है, तो आप चाहें तो एड्रेस लाइन 1 लिखकर एड्रेस लाइन 2 छोड़ भी सकते हैं। और यदि आपके एड्रेस में दोनों चीज़ें आती हैं तो आप 2 बार अच्छे से एड्रेस अपना लिख दीजिएगा। यहाँ पर अर्बन और रूरल आता है, इसमें भी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं। अर्बन का मतलब होता है शहरी क्षेत्र और रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र। तो यदि आप अर्बन पर क्लिक करेंगे तो नगर पंचायत वार्ड की डिटेल नीचे मांगी जाएगी, और रूरल पर करेंगे तो आपके गाँव वगैरह का नाम मांगा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो रूरल और शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन। हाउस नंबर लिख देना है, स्ट्रीट नंबर, सड़क का कोई नंबर है या कोई नाम है तो लिख देंगे, नहीं तो पोस्ट ऑफिस भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और फाइनली आपको पिन कोड अपना लिख देना है। यहीं पर आपको अपने गांव का नाम भी लिखना होता है, लिखना नहीं होता है एक्चुअली, सेलेक्ट करना होता है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ब्लॉक के सारे गांव होंगे यहाँ पर शो हो जाएंगे। इस लिस्ट में यदि आपका गांव का नाम मिल जाता है तो ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिएगा। नहीं मिलता है तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा अदर विलेज नेम। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर एक नीचे बॉक्स बनकर आ जाएगा, उसमें आप अपने गाँव का नाम लिख दीजिएगा। तो परेशान ना होइएगा कि हमारे गाँव का नाम तो इस लिस्ट में है ही नहीं, तो हम क्या करें। तो परमानेंट एड्रेस आपने पूरा भर दिया। अब नीचे आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है। यदि आपका दोनों सेम है तो आप यहाँ पर टिक लगा देंगे, ऊपर वाला पूरा डेटा नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, दोबारा से लिखना नहीं पड़ेगा। और यदि आपका प्रेजेंट और परमानेंट अलग अलग है तो आप फिर से नीचे दोबारा लिखिए। अब आते हैं फ़ोटो साइन पर, जहाँ सबसे ज़्यादा छात्रों को डाउट है। फ़ोटो देखिए किस प्रकार का होना चाहिए। ये मेरा ही फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। तो फ़ोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन हो, वाइट है तो बेहतर है, वाइट नहीं है तो कोई भी हल्का
कलर आप यूज कर सकते हैं, ग्रे यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि वाइट करिए। ठीक है, फोटो में आंखें आपकी बिल्कुल कैमरे की तरफ हो, दोनों कान साफ साफ दिखने चाहिए, चेहरा आपका विजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का फोटो आपको अपलोड करना है। और सबसे ज़्यादा जो डाउट है छात्रों को वो सिग्नेचर में है। तो सिग्नेचर में देखिए दोस्तों, साफ साफ यूपीपीएससी ने ये बताया है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको हिंदी में नाम लिखना है। ठीक है, पहले आप नीचे हिंदी में नाम लिखेंगे और ये हिंदी में ही लिखना है और साफ साफ अक्षरों में लिखना है। ये सिग्नेचर नहीं है आपका, ये आप अपना नाम लिख रहे हैं। नाम लिखने में कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, ऑप्शन है ही नहीं। आपको हिंदी में ही साफ साफ अपना नाम लिखना है और इसके ऊपर आपको अपना हस्ताक्षर करना है। अब ये जो हस्ताक्षर है, साइन है, ये आप हिंदी में कर लीजिए या इंग्लिश में कर लीजिए, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन नाम लिखने में ऑप्शन नहीं है। अब सिग्नेचर आप जैसे भी करते हैं, सिंपली नाम लिखते हैं, कोई डिज़ाइनर बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, जैसे आप सिग्नेचर करते हैं, जिस भाषा में करते हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन नाम लिखने में कोई भी ऑप्शन नहीं है, हिंदी में लिखना है, साफ साफ लिखना है, उसके ऊपर आपको सिग्नेचर करना है। अब आप सिग्नेचर हिंदी में यदि करते हैं तो नीचे नाम हिंदी में हो जाएगा और ऊपर सिग्नेचर भी हिंदी हो जाएगा। यदि आप सिग्नेचर इंग्लिश में करते हैं तो नीचे नाम हिंदी में रहेगा, सिग्नेचर ऊपर इंग्लिश में रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है। और यदि कोई भी मिस्टेक है तो आप अपने OTR में जाकर सिग्नेचर को अपडेट कर लीजिए। मॉडिफाई योर डिटेल का ऑप्शन आता है OTR में लॉगिन होने के बाद, और आप अपने OTR में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बदल सकते हैं। फ़ोटो साइन में भी करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फ़ोटो का साइज़ 50 KB से कम और सिग्नेचर का साइज़ 30 KB से कम होगा तभी वो अपलोड होगा। और यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया है कि अभ्यर्थी स्वयं अपनी हस्तलिपि में अपना पूरा नाम पठनीय हिंदी में लिखेंगे और उसके ऊपर आप हस्ताक्षर करेंगे, फिर इसे स्कैन करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वाइट पेज पर ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है और फ़ोटो आपका बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए। OTR के बाद जब आप LT ग्रेड में आवेदन करते हैं तो फिर इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन पूछी जाती है। अब इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में भी छात्रों को कन्फ्यूज़न है कि हमने तो OTR में सिर्फ 10वीं की जानकारी भरी थी, इंटर, ग्रेजुएशन, B.Ed हमने कुछ भरा ही नहीं। या जो GIC प्रवक्ता के लिए आवेदन कर रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि हमने तो PG या B.Ed की डिटेल भरी ही नहीं, हम OTR में ग्रेजुएशन और B.Ed की डिटेल कैसे ऐड करें, ये भी सवाल आ रहा है। तो दोस्तों आपको OTR में कुछ भी ऐड नहीं करना है। OTR में सिर्फ 10वीं का इन्फॉर्मेशन भरने का ऑप्शन ही है। ठीक है, तो आप ऐड कर ही नहीं सकते। एक बात आप समझिएगा दोस्तों कि OTR सिर्फ आप LT ग्रेड या GIC प्रवक्ता के लिए नहीं कर रहे हैं। OTR से UPPSC की सभी भर्तियों में आवेदन होगा। कहीं पर योग्यता 12th भी हो सकती है, कहीं पर ग्रेजुएशन हो सकता है, कहीं पर PG हो सकता है, कहीं पर B.Ed भी मांगा जाएगा। इस वजह से OTR में सिर्फ 10वीं के बेस पर आवेदन करा लिया गया है। अब आप जब आवेदन करेंगे, जैसे ये LT का आवेदन है, तो अब यहाँ पर पूछेगा कि आपके पास संबंधित विषय में स्नातक और B.Ed है या नहीं। यदि आपके पास है तो इसके सामने देखिए एक्वायर्ड में क्लिक करेंगे तो यस नो का ऑप्शन आएगा। यदि आपके पास है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। ठीक है, GIC प्रवक्ता के लिए भरेंगे तो पूछेगा कि आपका संबंधित विषय में परास्नातक और B.Ed है या नहीं। अगर है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और फिर फॉर्म को आप आगे भरेंगे। नो कर देंगे तो फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो OTR में कुछ भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन ऐड नहीं करनी है। जब आप फॉर्म भरेंगे खुद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा इसेंशियल क्वालिफिकेशन का, उस पद के लिए आपको सिंपली यस करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन की कोई भी और इन्फॉर्मेशन नहीं भरनी है कि रोल नंबर भरना है, मार्कशीट का सीरियल नंबर भरना है या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको बस यस करना है। UPPSC मान लेगा कि आप एलिजिबल हैं, आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा और आप प्री एग्ज़ाम भी दे लेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो के शुरुआत में कि बाद में जब डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे तब प्रॉब्लम आएगी। तो ग्रेजुएशन या B.Ed की कोई भी डिटेल नहीं भरनी है, बस आपको यस करके आगे बढ़ जाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी आप सभी लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आपके कोई और डाउट हो, सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।